देखिए, बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है, उसे ही हम असली में ज़िंदगी कहते हैं। और देखिए, आज है 19 फरवरी और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर का वीडियो देखना चाहते हैं, तो सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और हमारा जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, वहाँ पे सारा मौजूद है। तो वहाँ पे आप सारे वीडियोस देख के उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, इस समय गंवाए बिना शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए अभी हाल ही में किस योजना को शुरू किया है? तो देखिए, इस योजना का नाम है होप एक्सप्रेस योजना। देखिए, महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका नाम है राजेश टोपे। इन्होंने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की कि जो कैंसर है, इसकी रोकथाम के लिए जो आपका होप एक्सप्रेस योजना है, इसको शुरू किया जाएगा। और इसको देखिए, अभी रिसेंटली जो है एक जिले में केवल लॉन्च किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इसको महाराष्ट्र के सभी जिलों में लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और पॉपुलेशन यहाँ की है 11.42 करोड़। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि होप एक्सप्रेस योजना जो है, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है कैंसर की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न भी महाराष्ट्र से ही है कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने? तो देखिए, महाराष्ट्र के नए डीजीपी बन गए हैं रजनीश सेठ। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। देखिए, जो कि रजनीश सेठ हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर संजय पांडे का स्थान लिया है। आपको बता दूं, जो आपके रजनीश सेठ हैं, ये 1988 कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं। और ये जो है डीजीपी बनने से पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यानी कि जो आपका एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी है, इसमें बतौर महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब वहां से ये अपना पद त्यागेंगे और महाराष्ट्र के डीजीपी का जो पद है, इसको संभालेंगे। तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? रजनीश सेठ जी बन गए हैं। अगला है चोलेंद्र शमशेर राणा। ये किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? देखिए, नाम से तो ये एक हिंदू नाम लग रहा है, और दिमाग में यही स्ट्राइक होगा कि ये भारत से संबंधित है। तो बिल्कुल आप जो है ऐसा चूक मत कीजिएगा। देखिए, जो आपके चोलेंद्र शमशेर राणा हैं, ये नेपाल के जो है वो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और देखिए, अभी हाल ही में रिसेंटली इनके ऊपर एक महाभियोग चलाया गया है। और इनको देखिए, महाभियोग एक प्रक्रिया होती है जिसे किसी भी प्रतिष्ठित संवैधानिक व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाता है। जैसे कि भारत में महाभियोग जो है चलता है राष्ट्रपति वगैरह पे। तो अभी यहाँ पे देखिए, महाभियोग की बात हो रही है। देखिए, अभी हाल ही में इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई नेपाल में, और ये जो है 7 साल के अंदर महाभियोग का सामना करने वाले नेपाल के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। आपको बता दूं, जो आपके चोलेंद्र शमशेर राणा है, ठीक है, तो इनको जो है निलंबित कर दिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया के बाद। यानी कि इन्होंने अपना पद भी त्याग दिया है, इनको पद से हटा दिया गया है महाभियोग चलाकर। और इनके निलंबन के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बन गया है नेपाल का? तो देखिए, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे दीपक कार्की, तो इनको बना दिया गया है अब नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे सरल शब्दों में हम दो चीज जान लेते हैं। पहला है कि चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के जो है मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और इन पर महाभियोग चलाकर इनको इनके पद से हटा दिया गया हाल ही में, और उसके इनके स्थान पर फिर जो है दीपक कार्की जी को जो है नेपाल का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? देखिए, ये कोरोना वायरस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे जो ये छोटी छोटी डंडी निकली हुई है इस गोले पे, इसको स्पाइक्स बोलते हैं हम। तो स्पाइक से जो है एंटीबॉडीज जो है बाइंड होते हैं, और इसको किल करते हैं, इसको इसी मतलब वायरस वगैरह को। तो इसको उतना बायोलॉजी में मत घुसिए, अभी जो चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको सुनिए। देखिए, जो आपका हेलसिंकी विश्वविद्यालय है, इसके शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु यानी कि मॉलिक्यूल विकसित किया है जो कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, जिससे ये जो वायरस है शरीर में हमारे बाइंड होता है, हमारे शरीर में जो भी एंटीजन वगैरह हैं उनसे, तो इसको जो है ये नष्ट कर देता है, जिससे ये जो आपका वायरस है ये कुछ समय के लिए, लगभग 8 घंटे के लिए निष्क्रिय हो जाता है। देखिए, जो आपका हेलसिंकी विश्वविद्यालय, इसके रिसर्चर्स ने
इस मॉलिक्यूल को नाम क्या दिया है? इस मॉलिक्यूल को नाम दिया है ट्राई SB92। तो जो आपका ये ट्राई SB92 नामक अणु है, ये जो है कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। ये कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। देखिए, जो आपका ट्राई SB92 अणु है, ये जो है सेल कल्चर और जानवरों के अध्ययन में मतलब इससे पता चला है कि ये कम से कम 8 घंटे के लिए कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इससे बचाता है, जिससे उच्च जोखिम के मामले भी जो है शामिल है जिसमें, यानी कि अगर हाई रिस्क वाला कहीं भी मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया है और अगर आप इस मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं। देखिए, एक चीज़ और है, जो आपका ये ट्राई SB92 मॉलिक्यूल है, तो उसको शरीर में इंजेक्ट कैसे किया जाएगा? नाक के माध्यम से। तो नाक में डालेंगे तो ये सीधे फेफड़े में पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा, और जो का कोरोना का संक्रमण है वो लंग्स में ही होता है, फेफड़े को जो है ब्लॉक कर देता है। हमारा जो ये श्वसन सिस्टम है, मतलब श्वसन तंत्र है, उसको जो है ये ब्लॉक कर देता है, मतलब इतना बलगम बना देगा पूरे फेफड़े में। फेफड़ा हमारा जो है मतलब उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा। तो जब फेफड़ा काम नहीं करेगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी होगी और फिर आदमी जो है दम तोड़ देता है। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा, कोरोना के केस में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत मारामारी थी। लोगों को सांस लेने में जब भी दिक्कत होती थी, जब फेफड़ा जाम हो जाता था, तो लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ला के फिर उसको जो है उनको नाक के माध्यम से जो भी है तो शरीर में उसको जो है चढ़ा मतलब दिया जाता था मरीज को। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक जो है कोरोना का संक्रमण हो गया है, तो उसको तत्काल में अगर बचाना है तो उसको ये जो आपका ट्राई SB92 नामक मॉलिक्यूल है उसके नाक के रास्ते जो है उसको इंजेक्ट किया जाए उसकी बॉडी में, तो वो जो है तत्काल राहत उसको हो जाएगी। बाद में दूसरी दवाएं चलाकर जो है उसको जो है आप जीवित बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका मॉलिक्यूल है जिसको हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, जिसका नाम है ट्राई SB92, ठीक है। तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है। अब देखते हैं इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में और कौन से रिसर्च होते हैं। अगला कि हाल ही में किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नाम का जो है एक सामग्री विकसित किया है। तो देखिए, IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास जो है इसके जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने अभी हाल ही में ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नाम का एक नया सामग्री विकसित किया है, जो तनाव की स्थिति में भी पाइसन अनुपात का निरंतर मूल्य प्रदर्शित करता है। और जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है खींचते हुए, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें लंबवत या फिर पार्श्व दिशा में एक परिवर्तन होता है, और बल के साथ विरूपण और बल के पार्श्व दिशा में विरूपण के बीच अनुपात को जो है पाइसन अनुपात कहा जाता है। देखिए, जो पाइसन अनुपात है ये सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ये तो मतलब खैर ये फिजिक्स की चीज़ें हैं। यहाँ पे जो सबसे खास चीज़ है जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किस IIT संस्थान के रिसर्चर ने अभी हाल ही में ओरिगामी मेटा मटेरियल्स खोजा है, तो ये IIT मद्रास के जो है रिसर्चर के द्वारा खोजा गया है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई तो ठीक है, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग में बनाए रखिएगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं। अगला है कि हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबूस्का बटालियन जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा। देखिए, बाबूस्का बटालियन नाम से लग रहा है कि एक आर्मी की ये बटालियन होगी। बटालियन क्या होता है कि यूनिट होता है किसी भी आर्मी ग्रुप का, ठीक है। तो जैसे बटालियन में जैसे कि मान लीजिए जो भी है टैंगो चार्ली फलाने ठिकाने, आपने मूवीज देखा होगा तो उसमें टैंगो बटालियन, फिर चार्ली बटालियन, फिर अल्फा बटालियन, मतलब ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है। तो उसमें एक यूनिट बनाई जाती है, उसमें एक ग्रुप कमांडर होता है, ग्रुप सेकंड कमांडर होता है, कई सारे उसमें जो है मतलब और भी लोग होते हैं। उनको एक एक जो है जिम्मेदारी दी जाती है कि जो आपका ग्रुप कमांडर है वो जब भी निर्देश दे फायर तो आपको गोली फायर करना, मतलब इस टाइप का होता है। तो जो आपका बाबूस्का बटालियन है, देखिए आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में इस समय जो है काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था कि यूक्रेन में जो हमारा दूतावास है उसने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट यूक्रेन में हैं वो सभी यूक्रेन को छोड़ दें, और जितने लोग बाहर से मतलब इंडिया से यूक्रेन आना चाहते हैं वो अभी ना आए, क्योंकि यूक्रेन में अशांति चल रही है। हुआ क्या था, अभी कुछ महीनों पहले रूस यानी कि रसिया ने क्या किया था, यूक्रेन का एक छोटा सा द्वीप जो है उस पर कब्जा कर लिया था, बिना किसी लड़ाई वड़ाई के जो है अपने सैन्य पावर का इस्तेमाल करके। आपको पता ही है कि रूस जो है एक पावरफुल कंट्री है, यूक्रेन छोटा सा देश है। तो इसीलिए यूक्रेन और रूस के बीच में संघर्ष चल रहा है कि हमारा आइलैंड खाली कर दो। और उसी बीच में एक बटालियन है बाबूस्का बटालियन, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये जो है वृद्ध महिलाओं का बटालियन है, ठीक है। इसमें जो ओल्ड लेडीज़ हैं इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। ये कर क्या रही हैं,
देखिए 2014 में जो है क्या हुआ था, बाबूस्का यानी कि वृद्ध महिला, देखिए बाबूस्का का मतलब होता है वृद्ध महिलाएं, ये यूक्रेनी भाषा होगी। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंटिनो वस्का और बाबूस्का नाम की जो है एक सेना संघर्ष शुरू होने के बाद जो है स्वेच्छा से कार्य कर रही हैं। यानी कि जो आपका बाबूस्का बटालियन है ये अपनी इच्छा से काम कर रहा है, ये कोई सेना मतलब ये नहीं कह रहा कि हमको सैलरी वगैरह दो। इनका बस ये कि हमारा यूक्रेन का जो ज़मीन है जो रूस ने कब्जा किया है वो छोड़ दे। तो ये स्वेच्छा से कार्य कर रही हैं बाबूस्का बटालियन की महिलाएं, और इसके द्वारा जो है युद्ध के लिए खाइयाँ खोदी जा रही हैं, यानी कि गड्ढे बनाए जा रहे हैं, जाल निर्मित किए जा रहे हैं और खाद्य आपूर्ति की जा रही है। साथ में चिकित्सा देखभाल की पेशकश भी जो है ये बाबूस्का बटालियन यानी कि वृद्ध महिलाओं की बटालियन कर रही है। और एक लुक आउट टावर भी इसने बनाया है। लुक आउट टावर मतलब टावर पे खड़ा होकर जो है निगरानी करने के लिए। तो अगर ये वृद्ध महिलाएं कर रही हैं तो काफ़ी चर्चा में मतलब समझ लीजिए इसलिए है, क्योंकि देखिए वैसे तो आर्मी में पुरुषों को ही रखा जाता है। अमेरिका की बात छोड़ दिया जाए, अमेरिका में तो महिलाएं भी काफ़ी तगड़ी होती हैं आर्मी की, जो है आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसलिए थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है कि वृद्ध महिलाओं का एक बटालियन यानी कि बाबूस्का जो है ये मदद कर रहा है यूक्रेन को, ताकि ये जो है संघर्ष करे और अपनी जो आइलैंड वगैरह है जिस पे कब्जा किया किसने, रूस ने, उसको वापस ले ले। तो क्या क्या मतलब ये मदद कर रही है मैंने बता ही दिया। जाल निर्मित कर रहा है, टावर्स बना रहा है, गड्ढे खोद रहा है, चिकित्सा सहायता भी मिल रहा है, साथ में ये खाना भी प्रोवाइड कर रहा है सैनिकों को। अगला है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। देखिए बिहाली में मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है कहा था कि हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण होगा हरियाणा के लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी को लेकर जो है जो आपका वहाँ का जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, तो उसमें कुछ लोग गए होंगे कहेंगे भैया नहीं ये गलत है, तो इसीलिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था कि ये 75% आरक्षण जो है ये मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 1 महीने के भीतर देखिए ये इस मुद्दे पर फैसला देने के लिए कहा, और साथ में कहा कि जो राज्य सरकार है इसको फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है, ठीक है। यानी कि कहा है कि ये 75% आरक्षण तो आप लगा रहे हो, लेकिन मतलब सोच समझ के लगाओ। और देखिए ये जो 75% आरक्षण था इसमें एक कैटेगरी बनाई थी मनोहर लाल खट्टर ने कि जो 25,000 तक लगभग सैलरी वाली नौकरियां हैं, ठीक है, उन्हीं पे ये नियम लागू होगा। बाकी इसके ऊपर की सैलरी वाली जो नौकरियां हैं उस पर नहीं लागू होगा, उसमें आप किसी को भी रख सकते हैं जो योग्य हो। तो खैर ये सही है या फिर नहीं सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रा एक बार बताइए कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में वहाँ के निजी लोगों को आरक्षित करना क्या सही है या फिर गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है। मान लीजिए अगर कोई पंजाबी है, अगर वो उत्तराखंड में जाके जॉब करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करना चाहता है, तो आराम से उसको करने देना चाहिए। भाई उसकी इच्छा है, पूरा भारत उसका है, चाहे जहाँ रह ले, चाहे जहाँ पे वो अपना रोजगार वगैरह जो है जो भी है उसको करे और अपने परिवार का भरण पोषण करे। अगर कोई व्यक्ति बिहार का है तो ये दिल्ली में जा सकता है, दिल्ली का कोई आदमी जो है तो उसको अगर पसंद है केरला में जाके रह सकता है, कहीं भी जाए कहीं भी जो है उसको जो है मतलब रोजगार मिल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए अभी हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। देखिए ब्रह्मोस के बारे में अब तक एक प्रश्न बहुत पूछा गया है कि ब्रह्मोस को जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर विकसित किया है। तो देखिए ब्रह्मोस को जो है भारत ने रूस के साथ मिलकर जो है विकसित किया है, ठीक है। तो भारत और रसिया का एक संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के वैसे तो बहुत सारे जो है रेंज हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो परीक्षण हुआ है ये 400 किलोमीटर वाला है, ठीक है। तो जिस मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है ब्रह्मोस का, इसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर, और इसका परीक्षण हुआ है आईएनएस विशाखापत्तनम से, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। देखिए जल टैक्सी यानी कि पानी में टैक्सी चलेगी, और पानी वाली टैक्सी क्या होगा, एक नाव ही होगा। तो कुछ इस प्रकार की एक टैक्सी जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई मुंबई में। देखिए मुंबई समंदर के किनारे बसा है, इसीलिए जो है यहाँ पे ये जल टैक्सी शुरू की गई है। देखिए हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित
जल टैक्सी को जो है वस्तुतः हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए जो आपका वाटर टैक्सी यानी कि जल टैक्सी सेवा है, इसको डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू किया गया है और ये नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और जेएनपीटी के आसपास के जो है स्थानों को भी जोड़ेगा। जेएनपीटी मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। और देखिए ये जो सेवा है ये आरामदायक भी है, क्योंकि भाई पानी में आपको देखना होगा वहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी नहीं, ट्रैफिक तो होगा नहीं, तनाव मुक्त होगा, क्योंकि पानी में आप जाएंगे तो आपको अगल बगल जो है पूरा कूल कूल लगेगा और समय की बचत भी होगी, क्योंकि ट्रैफिक में आप फंसेंगे नहीं और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगा ये। क्योंकि देखिए जो एक तरीके से कहा जाए जो जल परिवहन है ये काफ़ी सस्ता है आपके बस, ट्रक और जो भी गाड़ियाँ वगैरह हैं उनसे, ठीक है। तो जल टैक्सी सेवा को मुंबई में हरी झंडी दिखाई गई है, कुल मिला के इसको याद रखिएगा आप। अगला है कि केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। देखिए आज के जितने प्रश्न हैं बहुत ही धमाकेदार हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में केरल का जो पहला कारवां पार्क है ये केरल के इडुक्की जिले में स्थापित किया गया है और इसको केरल के इडुक्की जिले में वहाँ पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है वागामोन, वहाँ पर जो है इसको तैयार किया गया है। तो कुछ इस प्रकार की जो है बसें वगैरह आपको जो वहाँ पे मिलेंगी, आपको अगर घूमना फिरना है। देखिए केरल की जो राज्य सरकार है इसका जो नया कार्यक्रम पर्यटन नीति है इसके तहत इस पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए केरल में बहुत सारे प्लेसेस हैं जो वहाँ पे घूम सकते हैं आप, हिल स्टेशन वगैरह हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हनीमून वगैरह भी मनाए जाते हैं। तो पहले आप नौकरी पा जाइए, फिर आप जो है शादी वादी कीजिएगा, फिर आपको ये चांस मिलेगा। देखिए भारत में ही हमारे ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप इंडिया तो घूम लो सही से, फिर विदेश जाना। मैं तो खैर मतलब लगभग 30% इंडिया घूम चुका हूँ, बाकी 70% बाकी है, देखते हैं कब चांस मिलता है दोबारा आप जाने का। क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ में आदमी फ्री होता है और बाकी जब शादी वादी हो जाती है तो सर पे जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, फिर आदमी जो है बंद के जाता है, ठीक है, मतलब परिवार के बीच में ही रह जाता है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में उसका पूरा समय खत्म हो जाता है। तो ये आपके साथ भी होगा, अभी आप फ्री हैं, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं, पूरा इंडिया घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो पहले नौकरी पा जाइए, फिर पूरा इंडिया घूम लीजिए समय निकाल के, फिर शादी वादी करिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने, आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया, यानी कि तुर्की का नया नाम क्या हो गया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि किसी देश का नाम बदलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगला है कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने, बताइए। और अगला है कि हाल ही में किसे बिहार में खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, बताइए इसको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को हर साल मनाते हैं। और देखिए बिहार में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत जोशी। और देखिए जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुने गए हैं कीगन पीटरसन। और भारत की जो पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है ये आपकी है डाबर। और हरियाणा कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं कलार रामचंद्रन, इनको 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जल्दी से थोड़ी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा। देखिए एक टीचर का सपना होता है उसका क्लासरूम हमेशा भरा रहे, ठीक है, तभी मजा आता है पढ़ाने में। तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए और सबको जो है जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखते ही हैं कितने बच्चे यहाँ पे हर महीने सक्सेसफुल हो रहे हैं, सबको बताइए ये चीज़, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल क्लास में। जय हिंद जय भारत।